तब कैसे हैं बच्चे आप सब? आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और जो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्लास 12th के केमिस्ट्री में हम लोगों को फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्लास 12th में आपको टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, जिसमें कुछ फिजिकल से हैं, कुछ इनऑर्गेनिक से हैं और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक से हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा वो है आपका सॉलिड स्टेट। सबसे पहले आप सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड जो चैप्टर है वो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से होगा, इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। फोर्थ चैप्टर जो क्लास 12th में पढ़ना है वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स, जिसको कि रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। चैप्टर 5 जो है क्लास 12th का वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। चैप्टर 6 जो क्लास 12th में पढ़ना है वो मेटलर्जी पढ़ना है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद चैप्टर 7 जो है वो क्लास 12th का सबसे बड़ा चैप्टर, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद चैप्टर 8 आपको पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर 9 आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यहाँ तक में आपका बुक 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो चैप्टर है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेकर के है। इसके बाद यहाँ से चैप्टर 10 से स्टार्ट होगा सेकेंड पार्ट आपके क्लास 12th का, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो है आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसके बाद चैप्टर 11 एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद चैप्टर 13 एमीन्स पढ़ना है। चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, पॉलीमर्स नहीं, पहले बायोमोलिक्यूल्स ही है। फिर चैप्टर 15 पॉलीमर्स एंड लास्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यह है आपके क्लास 12th का पूरा सिलेबस। ठीक है, इसमें क्लास 12th के केमिस्ट्री को 3 ब्रांचेस में बांटा जाता है, जिसमें कुछ फिजिकल के चैप्टर्स होते हैं जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं और बोर्ड उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछता है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं और कुछ टॉपिक्स कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं, जिनको कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करते हैं या इनऑर्गेनिक में कवर करते हैं। जो चैप्टर 1 to 4 ये जो 4 चैप्टर्स है, ये जो 4 चैप्टर्स आप देख रहे हो चैप्टर 1 से 4 तक, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 9 तक ये पूरा, और ये चैप्टर 9 तक ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। ये भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर ही आता है। और चैप्टर 10 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हो
ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स को पूरे डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सॉलिड स्टेट से। बचपन में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किसी भी मैटर को अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर देखा जाए तो उनको 3 स्टेट्स में कैटेगराइज किया गया है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अलावा देखा जाए तो उसमें आपके प्लाज्मा और बोज आइंस्टीन कंडेंसेट भी इंक्लूडेड होते हैं, मतलब कि मैटर के टोटल 5 स्टेट्स होते हैं। तो हम जो यहाँ क्लास 12th में पढ़ेंगे वो डिटेल्ड में सिर्फ सॉलिड स्टेट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12th का सबसे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। तो जैसा इसका नाम है सॉलिड मीन्स ठोस अवस्था। देखिए आप क्लास 9 से ये चीज़ पढ़ते आते हैं कि किसी भी मैटर को उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर 3 स्टेट्स में बांटा जाता है, जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होता है, उसको हम सॉलिड का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहली बात कि सॉलिड कहा किसको जाता है, तो देखो the state of matter having definite shape and definite volume is known as सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन भी निश्चित होता है और जिसका आकार भी निश्चित होता है उसको सॉलिड कहा जाता है, उसको हम ठोस कहते हैं। सपोज कीजिए कि इस मार्कर को अगर कोई सॉलिड कहता है तो इस मार्कर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कहने का मतलब है जगह घेरने की क्षमता, अगर हम इसको कहीं पे रखते हैं तो ये इतने दूर के एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसको घेर लेगा, और इसका अपना कुछ मास भी होता है। इसके बाद इसका शेप जो है वो कभी बदलता नहीं है। आप इसको यहाँ नीचे अभी अपने हाथ पे रखोगे, किसी बुक पे रखोगे, किसी बेंच पे रखोगे, इसका जो शेप है वो हमेशा फिक्स्ड होगा। इसका जो वॉल्यूम है, जितना जगह ये घेर सकता है उतना इसका जगह घेरने की क्षमता फिक्स होगी, इसकी डेंसिटी फिक्स होगी। ये सभी बातें जो हैं वो सॉलिड से रिलेटेड होती हैं। तो सॉलिड के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, अगर उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि जो सॉलिड का शेप होता है ये फिक्स्ड होता है, यानी जो इनका आकार है वो निश्चित है। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी है या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वॉल्यूम, तो सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आता है डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी इसका फिक्स्ड होता है क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। हम पढ़ते आते हैं कि मास और वॉल्यूम के रेशियो को डेंसिटी का नाम दिया जाता है। यहाँ पर मास फिक्स्ड होगा ही होगा, वॉल्यूम भी फिक्स है तो इसका डेंसिटी भी फिक्स होगा। अच्छा बच्चों, चौथा हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट वो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को लेकर के। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब बच्चे पूछते हैं कि सर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहाँ किसको जाता है, तो देखिए इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर इन छोटे छोटे कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है या छोटे छोटे कणों के बीच में जो दूरी होती है, इस दूरी को इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहा जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहा जाता है। अब एक और बात, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा
सॉरी उल्टा बोल दिए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना कम दूरी होगा, और जितना कम फोर्स होगा उतना ज़्यादा दूरी होता है। तो यहाँ अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में कण एकदम चिपके होते हैं। सॉलिड को हम कॉम्प्रेस करते हैं तो सॉलिड कॉम्प्रेस नहीं होता है, वो दबता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को हम मिनिमम रखते हैं। अगली बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतरा आणविक बल। तो चूंकि फोर्स ज़्यादा है तब तो दूरी कम है, यानी इसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। इसके बाद छठा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, यानी कि इनकम्प्रेसिबल हम कह सकते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ये सभी बातें जो हैं वो सॉलिड से रिलेटेड थी। ये सभी बातों को हम सॉलिड के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो मटेरियल से रिलेटेड पढ़ना है। सॉलिड तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो करना ही है, लेकिन उसके पहले आपको दो तरह के मटेरियल हम पढ़ाएंगे, जिसमें एक होता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल और एक होता है एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक बोले तो समदैशिक पदार्थ और एनिसोट्रॉपिक यानी विषमदैशिक पदार्थ।